Morning. Today we will discuss about the cultural and educational rights, है ना। इससे पहले हमने जो बात की थी कल्चरल और एजुकेशनल राइट, मतलब इससे पहले जो फंडामेंटल राइट्स की जो बात की थी हमने, उसमें आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, है ना, जिसे आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, ये जो राइट्स थे हमने इनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, है ना। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि इसमें एजुकेशन इट मीन्स चाहे वहाँ पे कॉलेज लेवल की बात की जा रही हो चाहे स्कूल लेवल की, यानी कि जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन का लेवल है वो सबके लिए इक्वल होगा। जैसे ऐसा नहीं कि एससी कैटेगरी या फीमेल है तो उनके लिए जो है एजुकेशन जो है नहीं प्रोवाइड की जाएगी, या उनको पढ़ने का राइट नहीं है, वो स्टडी नहीं कर सकते, या किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इस तरीके से जो है जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या चल रहा था अभी तक, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है एजुकेशनल राइट लेके आए थे। कल्चर में वही पहनावा, आपका खान पान, जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे, है ना, तो साउथ इंडिया का जो कल्चर है और नॉर्थ इंडिया के कल्चर में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता है। वहाँ के पहनावा, है ना, वहाँ का खान पान जो रहता है, वो सारी चीज़ें जो हैं एज अ बिहेवियर, लैंग्वेजेस जो भी देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कल्चर में आती हैं। तो हम इसको इन डिटेल से देखेंगे। ओके, तो पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन, वेरियस लैंग्वेजेस एंड द cultures live in India. The people of India have a right to preserve their languages, script, cultural identity, and the authenticity. Any educational institution which rely on the government grant cannot deny admission on the ground of religion, caste, creed, लैंग्वेज और एनी अदर रीजन। यानी कि जो इसमें बताया उन्होंने कि जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जैसे लैंग्वेजेस हुआ, है ना, आपका कल्चर है जिस तरीके का, तो इंडिया में जो है चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, है ना, तो उससे मैटर नहीं करता। वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है एक तरीके से उनको अलग नहीं करता, सेपरेट नहीं करता इंडियन सिटीजनशिप से, है ना। चाहे वो उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो, चाहे वो कन्नड़ बोलता हो या फिर बंगाली मतलब बोलता हो, तो हर इंसान को फ्रीडम है, वो अपना मतलब लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, ऐसा उसके लिए फोर्स नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो बंगाली है तो उसको जो है एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो गवर्नमेंट से ग्रांटेड होते हैं उनमें एडमिशन्स नहीं मिलेगा, या उनमें कहीं ना कहीं वो एडमिशन्स नहीं ले सकते। इस तरीके से जो है मतलब नहीं होता। और ये जो पहले इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती थी कि वुमेंस को पढ़ने का राइट नहीं था, है ना। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स हैं जो रिजर्वेशन जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं SC STs के लिए। तो इस तरीके से जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स लेके आए थे, है ना। यानी कि यही चीज़ें जो है ख़त्म। इफ़ एनी इंडिविजुअल अपील्स टू वोट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेजेस, then it is considered as a malpractice as per the Act of 123(3). Any of the state can frame a law and provide the right to its citizens to form and manage any of the educational institute based on the cultural or linguistic minorities। ओके, इट मीन्स इसमें जो बताया है कि जो एज़ पर द जो एक्ट है 123 एक्ट्स, है ना, उसमें जो है स्टेट्स एक तरीके से हम देखें कि जो लॉ और मतलब एक तरीके से राइट्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करना, मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन से कल्चरल और एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशनल से रिलेटेड, तो वही मैंने आपको बताया कि किसी तरीके से जो है ऐसा नहीं कि SC कैटेगरी का है या कन्नड़ बोलता है या फिर वो हिंदूज़ में रिलीजन से बिलोंग करता है तो उसको एडमिशन्स नहीं दिए जाएंगे एजुकेशनल में, है ना। तो एक तरीके से जो ये कल्चरल और एजुकेशन से जो इस तरीके से इंटरसेक्ट जो होता है, मतलब एक दूसरे से जो कॉम्बाइन जिसको बोलते हैं, तो ये कनेक्टेड है एक तरीके से, है ना।
तो वही बताने की कोशिश की गई है कि जो माइनॉरिटीज़ पर्सन है जिनको लिंग्विस्टिक के बेसिस पे या फिर मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जिनको रिजर्वेशन जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, अलग से राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ऐसी कैटेगरी है उनको अलग से मतलब सीट्स प्रोवाइड की गई हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, है ना, चाहे एनआईटी हो, चाहे आपका आईआईटी हो या फिर आपके मेडिकल कॉलेजेस हो, उनमें सेपरेट सीट्स दी गई हैं वो अब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स, है ना। द स्टेट shall not discriminate in the giving educational granted or educational scholarship for the state fund to any of the linguistic or religion minority institution। ओके तो इसमें वही मतलब वह बताया है कि जैसे स्कॉलरशिप जैसी फैसिलिटी या फिर मान लीजिए अदर जैसी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है रिलीजन बेसिस जो माइनॉरिटीज़ पर्सन्स हैं रिलीजन्स में, जैसे भाई हिंदूज़ में भी माइनॉरिटीज़ पर्सन्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, है ना। आप देखेंगे कि मुस्लिम्स कम्युनिटी में भी देखने को मिलते हैं, जैनिज़्म कम्युनिटी में भी देखने को मिल सकते हैं, तो वो किसी भी कम्युनिटी में देखने को मिल सकते हैं। कैसे? माइनॉरिटीज़ पर्सन्स। तो गवर्नमेंट जो है उनको एज ए स्कॉलर्स जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, बट वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी अदर, जैसे भाई हिंदुज़्म को बस प्रोवाइड कर दिया और मुस्लिम्स को नहीं दिया, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ पर्सन्स हैं और इधर हिंदू कम्युनिटी में भी माइनॉरिटीज़ पर्सन्स हैं, तो दोनों माइनॉरिटीज़ पर्सन्स को जो है स्कॉलरशिप या जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जा सकती है। ओके, इफ़ द स्टेट डिज़ायर टू टेक ओवर और confiscate the property of minority institutions, then it can do only after giving proper return. In this way, important provision in the context of education institution have been made in the constitution। यानी कि ये सारी चीज़ें जो डाली गई हैं रिलेटेड टू रिजर्वेशन, रिलेटेड टू सम स्कॉलरशिप प्रोविजंस, इस टाइप की जो चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए डाली गई हैं ताकि उनको इजीली उनको फॉलो किया जा सके और हर पर्सन्स को पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या क्या हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है इंडियन सिटीजन्स जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनको खुद के राइट्स नहीं पता होते। एक्चुअली इन सारी चीज़ों से वो लोग क्या रहते हैं, वंचित रह जाते हैं, मतलब एक तरीके से उनको सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। जैसे कोई स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हो और हिंदू कम्युनिटीज़ या मुस्लिम कम्युनिटीज़ में आता है, अगर उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, वो बेचारा फ़ीस भर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको उस मतलब स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं पता, जानता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसीलिए एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है हर एरियाज़ में। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो नो मैटर हाउ मैनी लॉज आर फॉर्म्ड और हाउ मैनी प्रोविजंस आर मेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स, इफ़ दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल देन देयर remains no meaning of such as a freedom or rights। इट मीन्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है कि इसमें ये देखा जाता है कि जो मतलब फंडामेंटल जो 5 राइट्स दिए गए हैं उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जो लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं या लॉज बनाए जाते हैं या प्रोविजंस बनाए जाते हैं उनका जो है सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी कि सारे रूल रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन के इतने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ये क्या करता है सेफली सिक्योरली ध्यान रखते हुए ये बनाया गया है ना। उनका मतलब उनकी सिक्योरिटी करने के लिए, उन राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। बस इसका काम इसमें ये रहता है कि वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इम्प्लीमेंट। सपोज है राइट टू इक्वलिटी, हमने राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया बट उसको इंडिया में फॉलो किया ही नहीं जा रहा, तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये मतलब फंडामेंटल राइट्स में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में कि वो देखेगा कि हाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो इस राइट्स के थ्रू कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कराया जा सकता है। ओके, नाउ therefore a provisions has been made in the constitution for the implementation of these rights and the under it a right in the supreme court can be the made for the violations of the fundamental rights। it means ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हो या राइट टू आपका इक्वलिटी हो, अगर इस तरीके की कंडीशंस देखी जाती हैं तो हम लोग जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के थ्रू कोर्ट्स में जाके, सुप्रीम कोर्ट्स में जाके, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है राइट टू फ्रीडम जो मतलब
फंडामेंटल राइट डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं है या मान लो नहीं उसको लागू किया गया है, या फिर मतलब बना तो दिया गया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हम कोर्ट्स के थ्रू उस कोर्ट्स के जो है मतलब विदाउट वायलेंस किए, है ना, उसको ईजिली इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, है ना। This right has been accepted as the right to the constitutional remedies. The Supreme Court play on the important role in the protecting the fundamental rights. जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो दिया गया है इसमें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो उसमें हमें पता तो है कि भाई इनका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि राइट टू फ्रीडम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, या राइट टू फ्रीडम जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इंडिया में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें है। तो उस कंडीशन में क्या है, जो कोर्ट हम लोग जो है कोर्ट्स जा सकते हैं, मतलब हमारे पास जो ऑप्शन होता है जो है, कभी कभी क्या होता है जैसे पीपल्स और गवर्नमेंट्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्टेड्स आ जाते हैं तो उसमें जो है कोर्ट सबसे बड़ा रोल करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोर्ट में जाके जस्टिस मांगते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कभी कभी जो दो पर्सन्स के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो भी हम कोर्ट्स जाते हैं, दो स्टेट्स गवर्नमेंट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो स्टेट जाते हैं, मतलब कोर्ट जाते हैं, और मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट और कंट्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो भी कोर्ट से जाते हैं। तो इस तरीके से जो है जस्टिस के लिए, है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, और कोर्ट का इनमें बहुत बड़ा प्ले रोल होता है। ओके, एंड फॉर दिस इफ़ द कोर्ट फाइंड इज द नेसेसरी देन इट कैन गिवन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस और डिक्री। इट मीन्स जो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट का जो मतलब डिसीजन होता है, ऑर्डर देता है या इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, है ना। क्लियर? द अपेक्स कोर्ट इज विजिट with the power given by the constitution. Nobody can oppose it. If any persons put a complaint against any state for the violations of any fundamental rights, then the Supreme Court can exercise its rights. इट मीन्स कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई पर्सन्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है कहीं किसी गवर्नमेंट का, तो उनको कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, तो वो एज अ कोर्ट्स के थ्रू कभी कभी क्या होता है, जो अपेक्स कोर्ट होते हैं उनके जो डिसीजंस, उनकी जो पावर्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कहीं ना कहीं हम लोगों का मतलब उसको अपोज नहीं कर सकते। एक बार उन्होंने जो डिसीजंस दे दिए, एक बार जो चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, उनका अपोज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, है ना, उनका अपोज नहीं कर सकते। एंड जो कंप्लेंट्स जो पीपल्स द्वारा दी जाती हैं, जो भी मतलब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी है कोर्ट्स में, तो उसकी जो है प्रॉपर वे में एक तरीके से जो है उनको सुना जाता है एंड उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, देन उसके ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं। ओके, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज़ द कंसिडर दिस राइट एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर ऑफ द गिवन सच एज द ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट। इट मीन्स जो B.R. अम्बेडकर जी थे, उन्होंने एक तरीके से जो है यानी कि जो राइट्स हैं या फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की सोल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा था उन्होंने। एक तरीके से जो है पार्लियामेंट की जो पावर्स होती है वो भी कहीं ना कहीं एज अ राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, उनकी हेल्प से कहीं ना कहीं क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं एंड ऑर्डर भी देते हैं, है ना। इफ़ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एनी लॉज विच violated the fundamental rights or the not in the congruence of it, then the Supreme Court can stop the state. Thus, this rights provides as opportunity to the any of the citizens to approach court for the violation for the fundamental rights. कभी कभी सिचुएशन कंडीशंस ऐसी आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं। उनमें क्या रहता है कि हम सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा कर के जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को या उसके बारे में जस्टिस कर सकते हैं ना। तो जो राइट्स होते हैं, कभी कभी देखिए कि जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो कभी कभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट उन चीज़ों को ऑर्डर प्रोवाइड करता है और एक एज अपॉर्चुनिटी अप्रोचेस प्रोवाइड करता है एज थ्रू द कोर्ट, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स। दीज राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट. The fundamental rights are applicable to all its citizens at all the times, but can be suspended during the time of emergency. No state can from any laws which take away the fundamental rights of these
सिटीजन्स। इट मीन्स ये इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियंस के हर सिटीजन्स के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल है और सबके लिए बराबर हैं। सेकेंडली थिंग ये बताने की इसमें कोशिश की गई है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए कभी कभी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन कर देती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन होता है। उसके लिए अगेंस्ट हम लोग क्या है, इन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कोर्ट्स में जा करके अपने लिए जस्टिस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो कुछ भी करेंगे, है ना, या कोई भी डिसीजंस लेंगे, या मतलब ऐसा डिसीजंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है जो कि कहीं ना कहीं जो इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है तो उस केसेस में पीपल्स, है ना, वो कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और जो है अपनी अपील कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस भी कर सकते हैं कि जो ये लोग जो भी रूल और रेगुलेशंस बना रहे हैं जिससे हमारी फ्रीडम से, जिससे हमारी इक्वलिटी जो है क्या हो रही है, एक्सप्लॉयटेड हो रही है, तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इसको क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा एंड देखेगा कि उसको क्लासीफाइड करके कि भाई कहाँ पे, मतलब अगर जो पर्सन है जो कह रहा है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो सही है तो उसको जस्टिस देने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन लिए जाते हैं। इस तरीके से जो है इनकी एक प्रोसेस होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के ऊपर जो है हम लोग या उनके अगेंस्ट जो है हम लोग केस कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो। ओके, नाउ अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो ज़रा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वलिटी, सेकंड वन इज़ राइट टू फ्रीडम, थर्ड वन इज़ राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ वन इज़ कल्चरल, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना, फिफ्थ वन इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन इज़ right to constitutional remedies. तो there are the 6 fundamental rights in the Indian Constitution. ओके, तो आपको समझ में आ गया फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इन्हीं को यूएन में क्या कहा जाता है, ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। ओके, तो उनमें से ही जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें डाली गई हैं वहाँ से। तो एक तरीके से जो है इंडिया में इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, बट कुछ जो है यूएन में यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो होता है, यूनियन स्टेट जो है वहाँ पे जो है इसको क्या किया गया, एज अ ह्यूमन राइट कंसिडर किया गया। ओके, नाउ अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किससे, फंडामेंटल राइट से, है ना। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन किया था जब स्टार्ट कर रहा था चैप्टर कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या होता है। तो अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स देखे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, है ना, और कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ना अभी हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं वो देखेंगे, है ना, और क्या क्या होती हैं उनके बारे में देखेंगे। जब इन दोनों को पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिफ्रेंशिएट समझ में आ जाएगा। ओके, द पीपल ऑफ इंडिया वर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड द ड्यूटीज सिंस एंशियंट टाइम, just as the citizens of a given various fundamental rights, various fundamental duties were the incorporated by the constitutional amendment in the 1976. The fundamental duties aims to include love for nation, national integrity, various high ideas and value awareness among its citizens. इट मीन्स इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ दी गई हैं इंडिया में वो पीपल्स के लिए जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट और हर तरीके से जो है बचाने के लिए, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए हर सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हो या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, है ना। तो कुछ वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और कुछ वेरियस फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, किसके लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडियन के लिए, यानी इंडियन सिटीजन्स के लिए, है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1946 में, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1946 में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था और उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि 1976 में, नॉट 47, 1976 में जो अमेंडमेंट किया था वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन कौन सा अमेंडमेंट था। ओके, तो आप मुझे बताएंगे जैसे 76, 79, 32 या 34 या 42, 47, 49 कौन सा अमेंडमेंट था, आई डोंट नो, जस्ट टोल्ड मी।
आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये बारे में बता चुका हूँ कि वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है और उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और चलो आपको एक हिंट देता हूँ कि 3 वर्ड्स उसमें इंक्लूड किए गए थे, है ना, और 3 वर्ड्स मैंने आपको बता चुके हैं और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। क्लियर इजंट इट? नाउ thereby helping in the developing the nation, every citizens of India should the contribute towards the protection of a nation unity, integrity and sovereignty, show that their remaining pieces security, commonweal harmony and the accord, है ना। तो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन ऑन द फर्स्ट पेजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक। यानी कि देखिए, इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है कि जनरली इसमें जो बोला गया है कि हमारी जो बुक है उसके फर्स्ट पेज में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी रहती हैं। और ये क्या हैं, जो सिटीजन्स के लिए, जो अपना सिटीजन्स है वो क्या करते हैं, अपने डेवलप करने के लिए या डेवलपिंग नेशन के लिए हेल्प करते हैं, जिससे कि क्या हो, किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ नेशन, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी जो है बढ़े और शांति बढ़े, सिक्योरिटी भी बढ़े, है ना। तो ज़रा बात करते हैं वो कौन कौन से मतलब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ओके, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एम्बल्स। हम लोगों को जो कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बल है उनका हमको क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना है। अगर उसकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्राइम कर रहे हैं और आपको अंदर कर दिया जाएगा जेल में। ओके, टू क्रेसिस एंड द फॉलोज द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड our national struggle for the freedom. Third one is to uphold and the protect the sovereignty, unity and dignity of India. Fourth one is to define the country and the remainder national services when the called upon to do so. Fifth, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of the transcending religious, linguistic and the religion or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women, to value of the preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and the provide the natural environment including forest, lakes, rivers and the wildlife, and to have comparison for लिविंग क्रिएशन। ओके, तो ज़रा इन 7 के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें जो बताया, जैसे वुमेंस हैं, वुमेंस के लिए जो है एक तरीके से आप उनकी रेस्पेक्ट करें। सेकेंडली मतलब जो एम्बल्स हैं, नेशनल एम्बल हुए आपके या फिर नेशनल एंथम जो है, इनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, उनको उनके मतलब। और कभी कभी क्या होता है, जो यूनिटी और इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। इस तरीके से अगर उनके अगेंस्ट या उनके खिलाफ या उनके ख़त्म करने की कोई कोशिश करता है तो वो एक तरीके से आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाएगा, है ना। नाउ कभी कभी क्या होता है कि जैसे रिलीजन, लिंग्विस्टिक्स, इनसे रिलेटेड इनकी डिसरेस्पेक्ट की जाती है तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है ना। फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स या वाइल्ड लाइफ जो भी हैं, इनकी हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए जिनसे कहीं ना कहीं वो ख़राब ना हो और उनकी डिसरेस्पेक्ट ना हो। तो ये हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ओके, टू डेवलप द साइंटिफिक temper, humanism and the spirit of the inquiry and the reform, to safeguard public property and to absorb violence. 10, to strive towards the excellence in all the sphere of the individual and the collective activities, so that the nations constantly rise to the higher level of the endeavor and achievement. Then 11th is, who is the parent or the guardian to provide the opportunity for the education to his child, or as the cases may be, ward between the age of 6 and the 14 years. तो ये मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे 6 से 14 ईयर्स तक का जो बच्चा है वो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि मतलब उसको एजुकेशन दे, है ना, उनका मतलब अच्छे से पालन पोषण किया जाए। और कुछ मतलब इसमें बताया है कि जैसे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो नेशंस द्वारा जो डिसाइड की जाती है उनको क्या करना चाहिए, अचीव करें, है ना। और कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डैमेज ना करें, वो हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं।
है ना। और कुछ जो ह्यूमनिज्म मतलब एक तरीके से मानवता को बनाए रखें। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो वो ना करें, है ना। तो ये एक तरीके से एज एक आपस में बड़े भाइयों की रेस्पेक्ट करें, माँ बाप की रेस्पेक्ट है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। ओके, क्लियर। तो हम इसके जो 6 जनवरी इन द सेलिब्रेटेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे इन इंडिया। ऑफ ऑल दीज ड्यूटीज़, सम ड्यूटीज़ आर backed by the law. The persons violating it can be the sentenced. A teacher should make efforts so that the student follows the duty and they become aware and the consequences. It, it is our duty and the responsibility as the citizens to see that the various social evils and the customs prevailing in the society should be eradicate, like the untouchability, drudgery, child labor, women exploitation, dowry, and female feticide, ill customs, sus- uh, superstitions. These duties are the directive in the covering as the what a sensible and the aware citizens must do. It citizens progress the importance and the utilization of the fundamental duties, then the future citizens develop the feeling of a national responsibility, international brotherhood, just and the exploitation free society. इट मीन्स इसमें ये बताया कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो डे कब मनाया जाता है, 6 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे है वो 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और हर इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाए कि किस तरीके से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मतलब फॉलो किया जाए, है ना, डेली लाइफ में, जिससे कि सारी चीज़ें जो जनरली जो आप देख सकते हैं कि जैसे अनटचेबिलिटी, चाइल्ड लेबर है ना, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन है, ड्रॉरी है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें क्या हैं, ख़त्म की जाएँ, लोगों को सबको अवेयर कराएं, वुमेन्स को अवेयर कराएं, है ना, चाइल्ड को अवेयर कराएं, है ना। हर एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक अवेयर कराए जाएंगे तो सोसाइटी जो है ऑटोमेटिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रेस्पेक्ट करेगा और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती हैं कंट्री में। ओके, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। ओके, थैंक यू सो मच।